हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव। और जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, आज हम लोग मनी एंड मनी सप्लाई के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसके लिए? कंपटीशन के लिए। जो भी वन डे एग्जाम होता है, चाहे आपका एनडीए हो गया या फिर आपका एफ कैट हो गया या सीडीएस हो गया, ठीक है, या सीडीएस हो गया या यूपीएससी लेवल तक के सिलेबस को कवर किया जा रहा है यहाँ पर। तो अगर पहले ही बहुत सारा वीडियो अपलोड हो चुका है कॉम्पिटिटिव का, उसका एक अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है इको कॉम्पिटिटिव कर कर, तो आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? मनी एंड मनी सप्लाई के बारे में, ठीक है। और इसका आज पार्ट 1 है और पार्ट 2 हम लोग आने वाले समय में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आखिरकार मनी सप्लाई होता क्या है? देखो, मनी सप्लाई कोई भी इकोनॉमी के लिए एक मेजर रोल प्ले करता है कि नहीं मनी। तो उसमें देखो चार चीजें आती है। एक गवर्नमेंट आता है, एक पीपल, या फिर तीसरा जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन, और चौथा बिजनेसेस, है कि नहीं। तो ये चार चीजों के बीचों में जो मनी का फ्लो हो रहा है, उसको तो एक तरीके से हम लोग सप्लाई बोलेंगे, है कि नहीं। और जिस तरीके से हो रहा है या जिसके द्वारा वो सप्लाई हो रहा है, उसको एक तरीके से मनी बोलेंगे। मनी क्या? जिसका कोई मॉनेटरी वैल्यू हो, या फिर जिस पर्टिकुलर एक चीज का जिसका एक मॉनेटरी वैल्यू हो, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं मनी के रूप में। पहले ये नहीं होता था, ठीक है। तो आज हम लोग आखिरकार डिस्कस क्या करने जा रहे हैं, वो हम लोग एक बार फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये जरूरी है। आज हम लोग मनी के बारे में जानने जा रहे हैं कि मनी क्या होता है, उसकी वैल्यूएशन, या मनी कैसे आया और पहले लोग कैसे यूज करते थे या कैसे सामान को खरीदते थे। दूसरी बात होगी कि इवोल्यूशन के साथ साथ हम लोग इसके क्लासिफिकेशन को जानेंगे कि मनी को कितने तरीके से क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। और लास्टली जानेंगे इसके कितने तरीके के टाइप्स होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जिसको इसका ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, वो हमारा पार्ट 2 में आएगा, ठीक है। तो पार्ट 2 में ये जरूर मत भूलिएगा, ये जरूर देखिएगा पार्ट 2, और इसके पहले भी जो वीडियो आया है, ताकि इसी तरीके से सपोर्ट बनाते रखिए और आप लोगों को इंटरेस्टिंग वीडियो आता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले स्लाइड से। आखिरकार पहले स्लाइड में क्या बोला गया? तो पहले स्लाइड में आपके पास क्या आ गया? इवोल्यूशन ऑफ मनी। क्या आ गया? इवोल्यूशन ऑफ मनी। अब इवोल्यूशन ऑफ मनी का मतलब क्या होता है कि मनी का जो इवोल्यूशन हुआ, या मनी किस तरीके से इवॉल्व होकर एक तरीके से आज जिस स्थिति में है वो किस तरीके से पहुंचा, उनके सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग समझेंगे। तो पहले के जमाने में क्या बार्टर सिस्टम हुआ करता था? बार्टर सिस्टम का मतलब क्या? ये अंकल जी है, मान लो ये अंकल जी हैं और एक दूसरे अंकल जी 1 और अंकल 2, ठीक है। अंकल 1 देखो पूरे स्क्रैच लेवल से पढ़ाया जा रहा है, जिसको इकोनॉमिक्स ना भी आता है ना, तो वो जनरल पर्सपेक्टिव से भी पढ़ सकता है। तो जैसे ये अंकल जी हैं, ये क्या बोल रहे हैं? आई वांट सम वेजिटेबल्स। ये इनसे क्या बोल रहे हैं कि मुझे वेजिटेबल्स चाहिए। तो ये बोल रहा है कि आई वांट सम फ्रूट। अब इसके पास कुछ फ्रूट है और इसके पास कुछ वेजिटेबल है, तो वेजिटेबल इसे दे दिया और ये फ्रूट इसे दे दिया। इसका मतलब क्या है कि कमोडिटी से कमोडिटी, मतलब कमोडिटी टू कमोडिटी मार्केट का कॉन्सेप्ट था पहले, कि मतलब सामान दीजिए और सामान को आप कहीं ना कहीं आप दूसरे तरीके से वापस आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो एक तरीके से दोनों के बीचों में वो सामान होना चाहिए जो दोनों की नीड है। अगर मान लो कि इसके पास भी अगर वेजिटेबल ही रहता और इसके पास भी वेजिटेबल रहता, ठीक है, तो एक तरीके से दोनों पर वेजिटेबल है, तो दोनों क्यों एक्सचेंज करेगा, है कि नहीं, क्योंकि फ्रूट्स किसी के पास है ही नहीं। तो जरूरत के हिसाब से वो काम किया जाता था, और वहां उस वक्त बहुत दिक्कत होता था, क्योंकि कोई एक मॉनेटरी वैल्यू नहीं थी उस वक्त। लेकिन बार्टर सिस्टम of a commodity which a mediation of a money and no concept of money and banking। और उस वक्त ना मनी का कोई सिस्टम था, ना बैंकिंग का सिस्टम था, ना कॉन्सेप्ट था उस वक्त जब एंशियंट टाइम के बारे में बात किया जाता। लेकिन उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ मनी आया, और उसके बाद पूरे एक तरीके से हमारा ह्यूमन लाइफ चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया? ह्यूमन लाइफ। देखो आज लोग पैसे के पीछे कितना भाग रहे हैं, कि नहीं। हर एक चीजों में हर एक जो भी चीज किया जा रहा है वो पैसे से रिलेटेड कहीं ना कहीं 99.99% के द्वारा वो काम किया जा रहा है पैसे के लिए, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मनी के बारे में, तो मनी इज एन इंपॉर्टेंट एंड कॉमनली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये क्या कि मनी एक ऐसा इवोल्यूशन आया जिसकी वजह से एक ह्यूमैनिटी चेंज हो गया, ये ह्यूमन लाइफ का पूरा पर्पस ही चेंज हो गया। तो ये एक तरीके से क्या बोला गया, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में आया। एन ऑब्जेक्ट एक्सेप्टेड एज ए मेक अप ए पेमेंट ऑफ करेंसी कॉइन्स। और क्या किया गया, जैसे ये अगर कोई बंदा, अब जो भी चीज लिया जा रहा है या खरीदा जा रहा है, उसकी कोई वैल्यू है, और वैल्यू अगर रहती है तो इसका मतलब क्या है कि उसको पैसा देकर खरीदा जा सकता है,
और एक कोई बेचने वाला रहेगा, है कि नहीं। तो आई होप सो करेंसी के कॉन्सेप्ट्स को आपको समझने में दिक्कत नहीं आई होगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा कुछ बोला गया है क्या कि इसमें क्या है कि बार्टर सिस्टम म्यूचुअल बेनिफिट से चलता था, है कि नहीं, कि अगर दोनों के बीच में अगर कुछ नहीं रहा, अगर दोनों के बीच में अगर सारा चीज है तभी ये बेनिफिट आएगा, नहीं तो बेनिफिशियल नहीं होगा। रेसिप्रोकल है, एक दूसरे पर निर्भरता ज्यादा है, एब्सेंस ऑफ मनी, मनी की एब्सेंस थी, और इनफॉर्मल प्रेजेंट था, मतलब कोई कंट्रोल नहीं कर रहा था इसको एक तरीके से, क्योंकि कंट्रोल हो भी नहीं सकता है ना, क्योंकि ये सरकार कोई रेगुलेशन नहीं कर सकती है कमोडिटी मार्केट को लेकर। बायलैटरल मल्टीलैटरल ट्रेड बहुत मुश्किल से हो पाता था ये सब सारी चीज़ों, क्योंकि अब मान लो कि अमेरिका से कुछ इंडिया को मंगवाना रहता, ठीक है, तो वहाँ कमोडिटी से कमोडिटी का वैल्यू एडिशन नहीं हो पाता जिस तरीके से सोचा अभी जा रहा है, ठीक है, सोचा जाता है अभी। तो आई होप सो ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं फंक्शन ऑफ मनी। अब देखो फंक्शन ऑफ मनी क्या है, तो फंक्शन ऑफ मनी कि मनी का फंक्शन किस तरीके से धीरे धीरे बढ़ा। तो देखो मेनली 4 फंक्शन होता है मनी का। क्या कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में काम करता है, कि आप कोई भी सामान अगर खरीदने जाते हैं, मान लो कि ये क्या है, इसका नाम चिंटू है, क्या है, चिंटू है। अब चिंटू बोला कि मुझे क्या भाई पॉपकॉर्न चाहिए, क्या चाहिए, पॉपकॉर्न। अब पॉपकॉर्न चाहिए तो इसके पास क्या पर्टिकुलर पैसा होना चाहिए उसको पॉपकॉर्न को खरीदने के लिए, ठीक है, तो वो क्या एक तरीके से पैसा दिया और कमोडिटी ले लिया। तो ये हम लोग मीडियम ऑफ एक्सचेंज। स्टोर ऑफ वैल्यू, इसे हम लोग स्टोर कर सकते हैं, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। और यूनिट ऑफ अकाउंट, इसका एक अकाउंट होता है। और स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, कि जो भी आने वाले समय में जो पेमेंट देना पड़ता है ईएमआई के रूप में, वो आराम से हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ यूनिट ऑफ एक्सचेंज मतलब टू मेजर द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस, कि जितने भी गुड्स और सर्विस अवेलेबल है मार्केट में उन सब की एक तरीके से वैल्यू क्रिएट कर दी गई, एक्सप्रेस्ड इन प्राइस, और हर चीज का एक प्राइस होता है, ठीक है। जैसे इन इंडिया द रुपीज पर यूनिट ऑफ द गुड, जो भी किलोग्राम और लीटर में, ठीक है, तो वो रुपया दे के भाई अगर मान लो 1 केजी उसको दही चाहिए या फिर 1 लीटर दूध चाहिए, तो वो आराम से वहां से खरीद सकता है, क्लियर। तो वो यूनिट ऑफ एक्सचेंज हो गया, ठीक है। अब आते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्या होता है, ऑब्जेक्ट दैट इज एक्सेप्टेड इन द फॉर्म ऑफ एज अ फॉर्म ऑफ पेमेंट, कि वैसा ऑब्जेक्ट जो कि एज अ फॉर्म ऑफ पेमेंट, कि आप जो भी पेमेंट दे रहे हैं वो चीज आपका एक्सेप्ट किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, पेमेंट एक्सेप्ट किया जा रहा है, क्लियर। तो इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो फंक्शन इज अवेलेबल प्रॉपरली एंड इफ द फंक्शन इफ द वैल्यू ऑफ द मनी रिमेन्स कांस्टेंट। देखिए यही बोला जाए क्या कि दिस फंक्शन इज अवेलेबल प्रॉपरली, ये प्रॉपरली अवेलेबल है इफ द वैल्यू जो भी रिमेन कांस्टेंट होगा, जो भी पर्टिकुलर क्वांटिटी या कमोडिटी आप खरीद रहे हैं, जो भी सर्विस ले रहे हैं, उसके लिए मीडियम एक्सचेंज बहुत आसानी से काम आएगा। अब आते हैं डेफर्ड पेमेंट। तो मनी आने के बाद क्या हो गया कि आप आसानी से ईएमआई वगैरह आप दे सकते हैं। जैसे आज आप कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट ले रहे हैं, आप बोल रहे हो कि भाई मैं 10 दिन के बाद आपको पेमेंट करूंगा, तो 10 दिन के बाद क्या पेमेंट होगा वो बार्टर सिस्टम में पता नहीं चलता था। तो फॉर डिफर्ड ऑफ अ फ्यूचर पेमेंट, फ्यूचर पेमेंट करने में भी जो एक मनी का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहा। जैसे पेंशन वगैरह मिलता है, प्रिंसिपल मिलता है, इंटरेस्ट ऑन डेट मिलता है, सैलरीज वगैरह मिलता है, तो उसमें कहीं ना कहीं एक तरीके से फ्यूचर पेमेंट करने में बहुत आसानी एक मनी के द्वारा वो एक काम किया गया। स्टोर इन वैल्यू सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या कि एक तरीके से इसकी वैल्यू को स्टोर करने की बात की गई, किसको, स्टोर इन वैल्यू के बारे में। अब यहाँ पर एक चीज आता है कि कैन बी केप्ट फॉर द लैटर एक्सचेंज। मान लो कि आज तुम्हारे पास 100 रुपया, तो भाई आज 100 रुपया अगर है तो बाद में चलकर वो 100 रुपया ही रहेगा अगर आप उसको बैंक में रखोगे। चाहे कोई बैंड है, प्रॉपर्टी है, हाउस है, कैन ऑल सर्व एज अ सेम पर्पस एज अ मनी, वो सारी चीज क्या करेगा, मनी के रूप में पर्पस को सेव करेगा। तो आई होप सो यहां तक फंक्शन ऑफ मनी आपका प्रॉपर तरीके से क्लियर होगा। अब क्या आता है, क्लासिफिकेशन ऑफ मनी। अब क्लासिफिकेशन एक मेजर रोल प्ले कर रहा है। इसमें 3 तरीके का क्लासिफिकेशन किया गया कि फुल बॉडीड मनी होता है, एक होता है रिप्रेजेंटेटिव एंड फुल बॉडीड मनी, और एक क्रेडिट मनी, है कि नहीं। तो तीनों फुल बॉडीड, कि फुल बॉडीड क्या होता है, या फिर रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडी क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडी, और तीसरा जो है वो क्रेडिट मनी, ठीक है। तो 3 तरीके के एक तरीके से बोला जाए कि क्लासिफाइड किया जाता है मनी को। तो money whose value as a commodity for a non monetary purpose is a great as its face value, कि मतलब एक तरीके से बोला जाए गोल्ड, सिल्वर, कैटल, आपके पास गाय है तो गाय की कोई वैल्यू है, आप गाय बेचते हैं, कोई गाय बेचता है कि नहीं, दूध दूध देने के लिए, है कि नहीं। मैं तो एक तरीके से, या कैटल कोई बेच रहा है या मुर्गी कोई बेच रहा है, तो वो एक तरीके से उसका कोई वैल्यू है ना, एक दूसरे को बेच रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो फुल बॉडीड मनी है, मतलब उसकी पूरी बॉडी जितनी भी है गोल्ड है। अब जैसे गोल्ड है तो गोल्ड, पूरे गोल्ड का कोई ना कोई वैल्यू होगा। अब रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडी मनी का मतलब क्या होगा, टाइप्स ऑफ मनी विच इज मेड ऑफ पेपर, जिसका पेपर से मेड है, जैसे मान लो नोट्स वगैरह है कि नहीं,
तो नोट्स वगैरह क्या चीज़ से हम लोग डिनोट करेंगे? नोट्स वगैरह को आसानी तरीके से हम लोग डिनोट कर सकते हैं और आसानी तरीके से डिनोट भी होता है। तो आई होप सो ये सब सारी चीज़ें आसानी से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्लियर? तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाती हैं क्योंकि वो हमारे इकोनॉमी को अच्छे तरीके से लेकर चला जाता है। और लास्टली क्या है? क्रेडिट मनी। तो क्रेडिट मनी का मनी हुज वैल्यू इज मोर देन द कमोडिटी, कि किसी चीज का जो वैल्यू है वो कमोडिटी से अगर ज्यादा हो ऑफ द मटेरियल ऑफ विच द मनी इज मेड, है कि नहीं? जैसे मनी अगर जो बना हुआ है, ठीक है, जो मनी बना उसका वैल्यू तो उसका उससे ज्यादा है ना। अब मान लो 1 रुपया के मटेरियल में एक तरीके से 1 रुपया से तो ज्यादा वैल्यू का गुड्स लगा होगा ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्रेडिट मनी। ठीक है, एक तरीके से ये चीज कंप्लीट होगा क्लासिफिकेशन ऑफ मनी के बारे में। टाइप्स ऑफ मनी। अब टाइप्स ऑफ मनी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस वगैरह बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला जो टाइप्स है वो है रिजर्व मनी। क्या कि रिजर्व मनी किसे बोलते हैं? तो रिजर्व मनी का सिंपल क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का एक मॉनेटरी पॉलिसी होता है, एक फिजिकल पॉलिसी होता है। मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। फिजिकल पॉलिसी जिसके थ्रू जो गवर्नमेंट होती है वो मनी को सप्लाई करती है, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू आरबीआई मनी को सप्लाई करती है, सप्लाई को कंट्रोल करती है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो रिजर्व मनी है वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी का एलिमेंट है। ठीक है, अब आरबीआई इशू अ नोट ऑफ डिनोमिनेशन। आरबीआई देखो जो भी नोट है ये करेंसी है, 2 रुपीज, 5 रुपीज, 10 रुपीज, 20 रुपीज, 50, 100, 500, है कि नहीं? अब तो 2000 का नोट भी बंद हो गया है। ठीक है, तो एक तरीके से यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि आरबीआई एक इशू करती है सारी करेंसीज को। ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ किसके? ऑन द बिहाफ ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। लेकिन एक तरीके से ऑन द बिहाफ ऑफ इंडियन गवर्नमेंट और क्या होता है? इशू इन द फॉर्म ऑफ 1 रुपी नोट एंड अ कॉइन एंड अ स्मॉलर डिनोमिनेशन। तो यहाँ पे दो चीज याद रखना है, जो नोट होता है, नोट्स प्लस कॉइन, ये दोनों को मिलाकर हम लोग जो टर्म यूज करते हैं वो हम लोग टर्म यूज करते हैं करेंसी का। ठीक है, लेकिन भारत सरकार क्या प्रिंट करती है या क्या मिंट करती है? 1 रुपया का जो नोट है, 1 रुपया का जो नोट है, ठीक है, वो कौन इशू करता है? वो इशू करता है आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का रहता है उसका सिग्नेचर रहता है। ठीक है, एंड अ स्मॉलर डिनोमिनेशन कॉइन, और कॉइन का। ठीक है, तो आई होप सो ये चीजें कंप्लीट होगा आपका, मतलब ये थोड़ा बहुत जो कॉन्सेप्ट है मैंने बता दिया। अब देयर आर 6 टाइप ऑफ रिजर्व। अब 6 टाइप के रिजर्व होते हैं आरबीआई के पास। आरबीआई नेट क्रेडिट टू द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के जो भी क्रेडिट आता है, या नेट क्रेडिट टू द बैंक, बैंक के पास जो रहता है, कमर्शियल बैंक के पास जो रहता है। फॉरेक्स रिजर्व, नेट फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेक्स रिजर्व मतलब फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज जो रहता है आरबीआई के पास, वो गवर्नमेंट करेंसी लाइबिलिटी टू द पब्लिक, और जो गवर्नमेंट की करेंसी रहती है पब्लिक के पास, वो सब सारी चीजें। और नॉन मॉनेटरी लाइबिलिटी ऑफ द आरबीआई की, नॉन मॉनेटरी जो लाइबिलिटी रहती है आरबीआई का, वो सब सारा चीज। तो रिजर्व करेंसी क्या होता है? सेंट्रल बैंक पोजेस करता है, सेंट्रल बैंक का अधिकार रहता है जो भी रिजर्व करेंसी गोल्ड के रूप में या फिर करेंसी के रूप में वो अपने पास रखता है, और उसको यूज करता है इंटरनेशनल ट्रेड में या लोगों में या इकोनॉमी में जब इन्फ्लेशन आता है या डिफ्लेशन आता है उसको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो एक तरीके से सप्लाई को मेंटेन करने के लिए, मनी के सप्लाई को मेंटेन करने के लिए। तो आई होप सो रिजर्व मनी आपका क्लियर होगा। अब आते हैं कि नैरो मनी क्या होता है। अब देखो, नैरो मनी जो होता है वो ऑल फिजिकल मनी विच सच एज अ कॉइन एंड अ कैश, कि जो भी कॉइन और कैश है, एज वेल एज द डिमांड डिपॉजिट एंड द अदर लिक्विड हेल्ड इन बाय द आरबीआई, कि जितना भी पैसा आरबीआई के पास या जो भी कॉइन और जो भी कैश जो लोगों के पास है या बैंकों में पड़ा हुआ पैसा है, उन सारे पैसे को हम लोग एक तरीके से नैरो मनी बोलते हैं। नैरो मनी का हम लोग M1 से भी डिनोट करते हैं, मतलब इसमें जितने भी टोटल करेंसी, करेंसी का मतलब मैंने बताया, करेंसी का मतलब क्या? करेंसी का मतलब नोट और कॉइन। क्या? नोट्स और कॉइन, जो भी नोट है और प्लस कॉइन है, उन दोनों को अगर मिला देंगे तो करेंसी हो जाएगा। तो प्लस बैंक मनी हेल्ड बाय द पीपल, और जितना बैंक मनी लोगों के द्वारा हेल्ड किया गया है डिमांड डिपॉजिट के रूप में। ठीक है, तो उनको अगर उन सारे पैसों को जोड़ देंगे तो हम लोग उसको नैरो मनी बोलेंगे। इट एक्सक्लूड द पब्लिक टाइम डिपॉजिट, और इसमें टाइम डिपॉजिट को एक्सक्लूड किया जाता है। अब व्हाट डू मीन बाय द टाइम डिपॉजिट? जो रहता है ना फिक्स डिपॉजिट वगैरह, रिकरिंग डिपॉजिट वगैरह जो रहता है, जैसे बोलते हैं कि फिक्स डिपॉजिट और एक रिकरिंग डिपॉजिट। ठीक है, रिकरिंग डिपॉजिट वगैरह वो नहीं रहता जो टाइमली बेसिस पर नहीं, बोला जाता कि 5 साल के लिए फिक्स करा दिया भैया पैसा,
तो वो 5 साल वाला पैसा काउंट नहीं होता है नैरो मनी में, ये बात याद रखना है, ठीक है। दे आर इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट्स एंड हेंस दे आर नॉट लिक्विड, वो इनकम प्रोड्यूसिंग है और वो लिक्विड नहीं होता है, ठीक है। तो नैरो मनी एक तरीके से अदर चेकेबल डिपॉजिट जितना भी है, कॉइन्स जितना है, नोट्स जितना है और डिमांड डिपॉजिट जितना है, ठीक है। तो एक तरीके से जितना भी मनी इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रही है अभी, उन सारी मनी को हम लोग नैरो मनी का नाम दे सकते हैं। तो आई होप सो ये बात क्लियर होगा। अब आते हैं नियर मनी। अब नियर मनी क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में से एक है नियर मनी। तो सम फाइनेंशियल एसेट सच एज करेंसी, नोट्स एंड चेकेबल डिपॉजिट्स में नॉट बी एज अ लिक्विड। अब बहुत सारे जो डिपॉजिट्स रहते हैं या बहुत सारा जो पैसा रहता है वो हमारा लिक्विड के फॉर्म में नहीं रहता है। लिक्विड के फॉर्म में कौन हो गया, करेंसी हो गया, कॉइन हो गया, मतलब कॉइन और नोट्स जितने भी हो गए हैं, ठीक है। तो एक तरीके से वो लिक्विड वाले एसेट के रूप में आता है। लेकिन ये जो चेकेबल डिपॉजिट रहते हैं और अदर करेंसी नोट्स रहते हैं, जैसे टाइम डिपॉजिट, बैंकर्स एक्सेप्टेंस, बिल ऑफ एक्सचेंज, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बॉन्ड, जो बॉन्ड वगैरह इशू किया जाता है सरकार के द्वारा, ठीक है, सेविंग सर्टिफिकेट, शेयर्स वगैरह एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, वो सब सारा एक तरीके से नियर मनी में आ जाता है। एंड हाईली लिक्विड कैन बी कन्वर्टेड इनटू मनी, कि वो भी एक तरीके से मनी रहता है और उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपने कोई कंपनी का अगर मान लो कि शेयर्स लिए हो, तो वो एक तरीके से आपका लिक्विड एसेट वो नहीं है, लेकिन आप लोग उसको लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मे नॉट बी एज अ लिक्विड, क्यों लिक्विड के रूप में नहीं उसको, लेकिन बाद में आप लोग एक लिक्विड, हाईली लिक्विड के रूप में, मतलब हाईली लिक्विड इसीलिए बोला जाता है कि बाद में आप उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर बोला जाए सेविंग डिपॉजिट, मनी फंड्स, बैंक डिपॉजिट, जो भी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट रहता है सीओडी करके, ठीक है, यहाँ कैश ऑफ डिलीवरी मत समझ लेना, ठीक है। गवर्नमेंट ट्रेजरी, जो गवर्नमेंट के पास ट्रेजरी बिल रहता है, जो भी एक तरीके से बोला जाए गोल्ड के रूप में अवेलेबल रहता है, वो सब सारा पैसा, बॉन्ड नियर रिडेम्पशन डेट, जो बॉन्ड्स वगैरह इशू किया जाता है, फॉरेन करेंसी जैसे यूएस डॉलर, यूरो हो गया, येन हो गया, मतलब जो भी फॉरेक्स रिजर्व रहता है वो सब सारा, तो वो सब सारा क्या हो गया, एक तरीके से नियर मनी, मतलब उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी तरीके से। तो आई होप सो नियर मनी भी क्लियर होगा। क्लियर। अब आते हैं दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, हार्ड मनी क्या होता है और एक सॉफ्ट मनी क्या होता है। अब ये दो टाइप्स ऑफ मनी होते हैं। अब मनी इशूड विद अ बैंकिंग नहीं, विद अ बैकिंग ऑफ अ गोल्ड एंड अदर वेरी क्रेडिबल एसेट, कि वैसा मनी जो कि किसके द्वारा मेंटेन किया जा रहा है, बैक किसके द्वारा किया जा रहा है, गोल्ड के थ्रू। तो हार्ड मनी अवॉइड रिस्क ऑफ इन्फ्लेशन, और जो हार्ड मनी जितना आपके पास रहेगा, वो जितना हार्ड मनी आपके पास रहेगा, मतलब जैसे गोल्ड वगैरह हो गया ना, तो गोल्ड वगैरह टाइप के जितने भी हार्ड मनी रहेंगे, इसका मतलब क्या है कि वो इन्फ्लेशन को अवॉइड करेगा, क्योंकि उसके थ्रू कहीं ना कहीं इकोनॉमी में रुपया पैसे की दिक्कत नहीं होगी, आराम से सप्लाई को मेंटेन किया जा सकता है। लेकिन जो सॉफ्ट मनी होता है वो क्या होता है, देखो यहाँ पर कॉइन जो बोला है ना, कॉइन जो हो गया, करेंसी हो गया, वो हो गया, वो सब सारा एक तरीके से बेसिकली जो कॉइन वाला जो रहता है उसको हम लोग हार्ड मनी बोलते हैं, और जो पेपर मनी टाइप में रहता है उसको हम लोग सॉफ्ट मनी बोलते हैं, ठीक है। तो पेपर करेंसी बैक्ड बाय द गवर्नमेंट बॉन्ड, कि जो भी पेपर करेंसी गवर्नमेंट बॉन्ड के द्वारा, जैसे मान लो कि कोई बॉन्ड पेपर में गवर्नमेंट बॉन्ड रहता है, तो बॉन्ड जैसे 100 करोड़, अगर 100 करोड़ लिखा हुआ, तो ये बॉन्ड पेपर किसने ले लिया, मान लो कि ये बैंक ने ले लिया, बॉन्ड पेपर किसने ले लिया, अब बैंक ने ले लिया। अब बैंक ने ले लिया तो वो एक तरीके से क्या है, वो क्या है, एक तरीके से सॉफ्ट मनी के रूप में। क्यों, क्योंकि इसे बाद में एक्सचेंज करा सकता है। मनी प्रिंटेड विदाउट अ सफिशिएंट रिजर्व लाइक अ गोल्ड इन अ प्रोपोर्शन ऑफ न्यू मनी, और जितना गोल्ड रहता है उसके हिसाब से आप न्यू मनी को प्रिंट कर सकते हैं। अंडर सॉफ्ट में देयर इज अ स्ट्रॉन्गर एलिमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, और इसमें क्या रहता है, स्ट्रॉन्गर एलिमेंट ऑफ इन्फ्लेशन रहता है, क्योंकि वो क्या कर सकता है कि वो बॉन्ड आराम से खरीद सकता है या फिर बेच सकता है, कौन, जो आरबीआई रहता है। तो एक तरीके से स्ट्रॉन्गर एलिमेंट ऑफ इन्फ्लेशन बोला गया है इसको, और इसको बोला गया ये अवॉइड क्या करता है, अपने इन्फ्लेशन को। तो आई होप सो हार्ड मनी और सॉफ्ट मनी के बीच में बहुत अच्छा एक आपका जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं आगे। आगे क्या है, जो हमारा आगे है फिएट मनी, जो हमारा लास्ट टॉपिक है, क्या है, सेकंड लास्ट टॉपिक है, ठीक है। अब फिएट मनी बोला गया, तो फिएट मनी रेफर्स टू द बैंक नोट एंड कॉइन्स, कि फिएट मनी क्या बोला गया, जितने भी बैंक नोट्स हैं और जितने भी कॉइन्स हैं, मतलब जो भी सरकार के द्वारा, मतलब जो भी गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया या जिसको लीगल टेंडर करार दिया गया। लीगल टेंडर का मतलब होता है कि जिसको सरकार ने मान्यता दिया है या आरबीआई ने मान्यता देके रखा है, उन सारे मनी को हम लोग फिएट मनी बोल सकते हैं। दे डू नॉट हैव अ सेम इनहेरेंट वर्थ एज अ गोल्ड, और उसका इनहेरेंट गोल्ड और सिल्वर जैसा नहीं होता है, ठीक है।
एज नोन एज लीगल टेंडर, उसको लीगल टेंडर भी बोलते हैं। जैसे मान लो कि अगर तुम कोई दुकानदार के पास गए, ठीक है, तो हो सकता है कि वो तुम गोल्ड दे रहे हो कुछ सामान के बदले, तो वो गोल्ड लेने से मना कर सकता है, ठीक है, लेकिन कभी भी बैंक नोट और जो नोट और कॉइन लेने से कभी मना नहीं कर सकता। अगर करता है तो फिर वो उस पर केस किया जा सकता है। क्लियर? तो आप लोगों को कैसा लग रहा है एक बार वीडियो जरूर लाइक करके बता दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आप लोग और अच्छे से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है लास्ट पार्ट। नो सिटीजन कैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देम एज ए पेमेंट, कोई भी सिटीजन उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिएट मनी। क्लियर? अब आते हैं हॉट मनी। देखो गरम गरम पैसा भाई, अब फंड इनटू द कंट्री टू टेक एडवांटेज ऑफ कंट्रीज फेवरेबल इंटरेस्ट रेट। जैसे कि मान लो कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कोई किसी ने करा है, या शॉर्ट टर्म लोन इन अ फॉरेन बैंक के थ्रू, तो मतलब दे हैव ए इम्पैक्ट ऑन द रेसिपिएंट कंट्री एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। मतलब एक तरीके से लोन वगैरह जो लिया गया है ना, जिस पर एक बार इंटरेस्ट वगैरह लिया जाता है, जिस पर इंटरेस्ट वगैरह देना पड़ता है। अगर मान लो कि फॉरेन कंट्री से आपने लोन लिया, हमारी कंट्री ने लिया है, तो इसका मतलब इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और अगर आपने दिया है तो इंटरेस्ट लेना, तो वो सब सारा मनी क्या हो जाएगा, हॉट मनी। और ये क्या है, हमारा फिएट मनी। जैसे यहाँ पर डॉलर बताया गया, मान लो कि हैज अ वैल्यू ऑफ $100 एंड हाउएवर द वैल्यू ऑफ पेपर इज ओनली $1। देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितना है, $1 है, इसको बनने में $1 लगा, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू $100 है, लीगल वैल्यू $100 है। ठीक है, तो आई होप सो ये चीज पता होगा और आसानी तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया। क्लियर? अब हम लोग, अच्छा ये लास्ट था, ठीक है, चलिए कोई नहीं, ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो भी थोड़ा बहुत टॉपिक बचा हुआ है हमारा मनी एंड मनी सप्लाई से, ठीक है, मनी एंड मनी सप्लाई से, मनी एंड मनी सप्लाई से, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग मनी एंड मनी सप्लाई से जितना भी कॉन्सेप्ट बचा हुआ वो हम लोग सेकेंड वाले पार्ट में, इसके वाले पार्ट में पढ़ेंगे। तो आप लोग देखना मत भूलिएगा। और जो भी अभी तक वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है पहले ही, मैंने इंडिया की इकोनॉमी के बारे में, इंडिपेंडेंस से पहले क्या था इंडियन इकोनॉमी, और मतलब प्री इंडिपेंडेंस क्या था और पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या है, तो प्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस मैंने दोनों डिस्कस कर रखा है। तो जिन्होंने नहीं देखा वो जाके वहां देख सकते हैं। और आराम से लाइक कीजिए भाई, अगर आप लोगों को अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि और क्या क्या इंप्रूवमेंट करना होगा, मैं जरूर करूंगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।